हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आशा करते हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और उन्हीं तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं फिजिक्स का टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आज हम ऑब्जेक्टिव का करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए है। ये है फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन जो कि पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को हम चुन के लाए हैं, स्पेशल बिहार बोर्ड वालों के लिए है। और इसकी पूरी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। आवेश का विमीय सूत्र होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? ये बिहार बोर्ड के पेपर में 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर क्यू बटा टी। राइट, तो आपसे आवेश पूछा है तो क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, आई क्या है? धारा है। टी क्या है? समय है। तो धारा का विमीय सूत्र होता है ए, और समय का जो विमीय सूत्र होता है वो टी। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया? आवेश का विमीय सूत्र हो गया एटी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्त समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना एक एक आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कहता है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होता है। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होता है। ठीक है, तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आप याद करते चलिएगा, अब समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, कहता है निम्न में से किस राशि को, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ये भी पूछा गया है, 2020 में सवाल आया था। ठीक है, तो देखिए एक संबंध जानते हैं कि ई बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है माइनस का डीवी बटा डी आर। ठीक, तो देखिए ये क्या है? ऊपर वाला है विभव। ठीक है, नीचे क्या है? दूरी है। ठीक, तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर, देखिए यहाँ विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। दूरी का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये किसका हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक सूत्र जानते हैं विद्युत शक्ति का, P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, और अब ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं? ओम के नियम से जानते हैं V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर। ठीक, तो यहाँ से आई का मान यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा V इंटू V बटे आर। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बटा आर। ठीक, ये भी संबंध को आप याद रखिएगा। और जहाँ शक्ति होता है वहाँ प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो शक्ति P है वो व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। ठीक, तो ये भी संबंध आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। V स्क्वायर बटे आर, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल देखिए, कहता हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? ये पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन। हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। 2.42, 2.42। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करिए। समतुल्य धारिता ज्ञात करिए। ठीक है, आपको समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए पहले इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पहले हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कोने से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में है? सर एक के बाद ये एक लगे हुए हैं, तो एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो ये तो किस में है? श्रेणी क्रम में है। हमने कहा ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c तुल्य। देखिए धारिता पूछा है, 1/c तुल्य हो जाएगा, 1/c तुल्य हो जाएगा
1/C1, C1 कितना है 4 माइक्रोफैराड, C2 कितना है प्लस का 4 माइक्रोफैराड, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो सी तुल्य का मान कितना आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, तो इसको हम C1 मान लेते हैं, ठीक है, C डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो C डैश का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके क्या कर सकते हैं हम लोग, एक धारिता जोड़ सकते हैं 2 फैराड का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, चित्र आपका इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर ही लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड और यहाँ पर ही लगा हुआ है 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर ही लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड और एक यहाँ पर लग जाएगा 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखिएगा तो इन दोनों किस में है, इन दोनों है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2, तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा C1 का मान कितना है 2, C2 का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके क्या कर सकते हैं हम लोग 4 माइक्रोफैराड का जोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसको हटा दीजिए, एक लग गया, इस प्रकार से 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर एक और दूसरा आ गया 4 माइक्रोफैराड का, फिर एक और दूसरा आ गया 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है। एक के बाद एक लगा हुआ है तो ये किस में है, ये है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। इसको करेगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/C तुल्य जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। और C तुल्य का मान आपसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, समझ में आया, ठीक है। तो C तुल्य का मान कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, C तुल्य का मान 4/3 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र E तथा विभवांतर V के मध्य संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के मध्य संबंध अभी अभी बताए थे कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के मध्य एक संबंध था, E बराबर माइनस का dV/dr, E बराबर माइनस का dV/dr, ये होता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, या आप dr को x से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का dV/dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का dV/dx, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहता है एक स्टैट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, एक स्टैट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। तो देखिए एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, ठीक। और इसको ESU भी बोलते हैं, ESU, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। और इसको जैसे ही एक स्टैट कूलाम करिएगा, एक स्टैट कूलाम बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻, इसको ऊपर ले जाएगा तो ये हो जाएगा -9, ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम। तो एक स्टैट में कितना होता है 1/3 × 10⁻, कितना होता है -9 कूलाम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर एक कूलाम बराबर EMU में पूछे कि एक कूलाम बराबर कितने EMU होता है, तो ये होता है एक कूलाम बराबर 1/10 EMU, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मास यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक मास यूनिट, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक किसका होता है, क्या शक्ति का होता है, क्या ऊर्जा का होता है, क्या बल घूर्ण का होता है, क्या नोन ऑफ दीज। तो देखिए किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा का, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी का SI मात्रक होता है। गतिशीलता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का SI मात्रक क्या होता है जो आपको बताना है। तो देखिए मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो मोबिलिटी बराबर होता है VD/E,
VD बटा E, ठीक है। और VD का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसको अब ऐसे कर सकते हैं, मीटर, ये प्लेट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मीटर कूलाम बटा न्यूटन सेकंड। अब देखिए कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर बटा न्यूटन, ये हो जाएगा इसका मात्रक। म्यू का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका आराम से बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कहता है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है वो कौन सा लॉजिक गेट है, क्या और गेट है, क्या नॉर गेट है, क्या नैंड गेट है, क्या एंड गेट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जो बताइए। देखिए इसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक बताते हैं। देखिए ये किसका आकार का है, ये डी का आकार का है, ठीक। तो डी किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में भी है, इसके लास्ट में, मतलब ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ठीक। देखिए अगर डी डी आकार का है इस प्रकार से, ठीक है, और इसके पीछे छोटकू गोला लटका दे, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा नैंड गेट का, ये हो जाएगा किसका, नैंड गेट का, ठीक। परंतु इसके पीछे कोई छोटकू गोला नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा, एंड गेट का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद करने का अच्छा बेस्ट ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम प्रश्न आ गया, चलिए लॉजिक गेट पर, कहता है नॉर गेट का बुलियक व्यंजक होता है, नॉर गेट का बुलियक व्यंजक होता है। देखिए पहले समझते हैं और गेट का। तो और गेट का जो बुलियक व्यंजक होता है वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और नॉर गेट जैसे पूछे तो इसके ऊपर क्या कर देगा, वार चढ़ा देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर गेट का, ठीक है। तो a प्लस बी के ऊपर बार किसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं लगाइएगा, डी लगाइएगा, ए प्लस बी के ऊपर बार। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कहता है कि एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। देखिए एल आर परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो होता है जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। कैसे होता है जो देखिए जब परिपथ में एक प्रतिरोध और एक कुंडली जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको किसी एसी वोल्ट से जोड़ देते हैं, एसी स्रोत से जोड़ देते हैं, ये होता है वी वोल्ट, ठीक है। इसका स्रोत होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या है, ये है आर प्रतिरोध, और ये है हमारा प्रेरकत्व एल। एक्सेल होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल, तो एक्सेल के जगह पर क्या रखिएगा, ओमेगा इंटू एल। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इससे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर शिखर धारा पूछे, अगर शिखर धारा पूछे आई नॉट, अगर शिखर धारा पूछे आई नॉट, तो ये होता है वी नॉट बटा जेड, जेड का मान यहाँ पुट करिए तो ये आ जाएगा शिखर धारा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। देखिए इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, Q बराबर एन ई, ठीक है। हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो एन बराबर हो जाएगा Q बटे ई, ठीक। और हमें आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है, एक कूलाम, तो यहाँ पर एक कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो इस कूलाम से कूलाम मर गया, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए, कहता है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव होता है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव क्या होता है, वो होता है 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कहता है प्रिज्म के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, प्रिज्म के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, जो आपसे पूछा है। तो देखिए ये है प्रिज्म इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से श्वेत प्रकाश गया,
ये क्या है, ये है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराने के बाद 7 भाग में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म से टकराने के बाद श्वेत प्रकाश 7 भाग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और इसको ट्रिक याद करने के लिए क्या होता है, विवग्योर, तो इसको आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से, विवग्योर से, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करिएगा, VIV, ठीक, GYOR, विवग्योर। इसको याद करने के लिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो वायलेट का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा हुआ है और हम सबसे ज़्यादा बना भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। तो n क्या है यहाँ पर ही, n है जो अपवर्तनांक है, n क्या है यहाँ पर ही, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, ठीक है। जो अपवर्तनांक होता है अगर वो कम है तो हमारा विचलन भी कम होगा, अगर विचलन ज़्यादा है तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए वॉयलेट का विचलन क्या है, ज़्यादा है, तो अपवर्तनांक हमारा ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वॉयलेट। और इसको याद भी रखिएगा विवग्योर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रूस्टर का नियम होता है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है ये वाला, म्यू बराबर टाइन IP, म्यू बराबर टाइन IP। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रूस्टर के नियम द्वारा आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18 को देखिए, कहता है जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक आपसे पूछा है। देखिए हमें क्या दे रखा है, जल का अपवर्तनांक, यानी कि वाटर का अपवर्तनांक दे रखा है। n से भी सूचित करते हैं अपवर्तनांक को और म्यू से भी सूचित करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाटर में कितना दे रखा है अपवर्तनांक, 4/3, ठीक है। ग्लास में यानी कांच में कितना दे रखा है, म्यू जी कितना दे रखा है, 3/2, 3/2, ठीक है। हमें पूछा है अपवर्तनांक, तो आप जानते हैं कि जो G/μW, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, जल का कांच की अपेक्षा, जल का कांच की अपेक्षा, किसके अपेक्षा पूछा गया है, कांच के, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए μW/μg, ठीक है। इससे आप कंपेयर कर सकते हो जो 1n2 होता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हो, n2/n1, ठीक है। इससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा μW का मान कितना है, 4/3 बटा, और μg का मान कितना है, 3/2। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/9, 8/9। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8/9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। एक चालक आवेशित गोला है जिस पर बाहर आवेश है, अंदर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0। आप जानते हैं कि एक आवेशित चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो होता है 30 से 300 मेगाहर्ज, 30 से 300 मेगाहर्ज। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है, अशुद्धि के रूप में, ठीक है। क्या चतुसंयोजक, क्या त्रिसंयोजक, क्या पंच संयोजन, या नोन ऑफ दीज। तो देखिए जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप और एक होते हैं पी टाइप, पी टाइप, राइट, एक होता है पी टाइप। और जो एन टाइप में मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, ठीक है, जो एन टाइप में मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में वो होता है पंच संयोजी, पंच संयोजी, पंच संयोजी, ठीक है, पंच संयोजी मिलाते हैं। और जो पी टाइप में मिलाते हैं वो मिलाते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी, समझ लीजिएगा, त्रिसंयोजी, ठीक है। एन टाइप में आवेश वाहक के रूप में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो पी टाइप अर्धचालक में होता है
वो होता है आवेश वाहक के रूप में कोटर, जिसको बोलते हैं होल। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें पूछा है एन टाइप अर्धचालक में, तो एन टाइप अर्धचालक में क्या मिलाते हैं? पंच संयोजी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एन टाइप का है तो पंच संयोजी, पी टाइप का है तो त्रिसंयोजी। ठीक है, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है आवेश वाहक के रूप में, और पी टाइप अर्धचालक में कोटर होता है, होल होता है आवेश वाहक के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निकेल क्या है? निकेल क्या है? निकेल एक लौह चुंबकीय है। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 25 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। देखिए अभी अभी एक सूत्र बताए थे कि P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, जो P होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। ठीक है, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो पावर हमारा क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध कम होगा तो हमारा पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये क्या पूछा गया है कि प्रतिरोध ज़्यादा है, तो प्रतिरोध ज़्यादा है तो हमारा कम पावर वाला बल्ब लगेगा, मतलब 25 वाट वाला। कम कौन है? 25 वाट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सूत्र से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? क्या 3 होता है, क्या 4 होता है, क्या 5 होता है, क्या 6 होता है? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? बी वी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, जो कैपिटल है उसी को काम में लेना है। देखिए ये बी है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये स्मॉल में है तो इसको नहीं लेना है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? हरे रंग का पूछा है, ग्रीन का पूछा है। तो देखिए ग्रीन कहाँ है? यहाँ पर ही है। ग्रीन कहाँ है? यहाँ पर ही 5वें नंबर पर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक से आप किसी का भी कोड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलता रहे। ठीक है, पहला बात कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करते चलना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।